रीजेनरेशन ऑफ प्लेनेरिया पे। प्लेनेरिया आपने सुना होगा नाम, बहुत ही सुंदर दिखता है। प्लेनेरिया बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थीज को, इसको हम लोग फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल होता है, लीफ और स्टोन के मतलब स्टोन में ये छिप कर रहता है, लेकिन होता कार्निवोरस है। कार्निवोरस मीन्स कि ये खाएगा जो मीन्स डिकेइंग मीट्स होते हैं या इंसेक्ट्स, लार्वे, उन सबको ये मतलब कंज्यूम करता है। लाइट को अवॉइड करता है, इसीलिए ये कहाँ पे स्टोन्स और लीव्स में मतलब छिप कर रहता है। नॉन पैरासाइट है, कार्निवोरस है, 1 to 20 मिलीमीटर साइज है, लॉन्ग लिव्ड, 3 ईयर इसकी लाइफ साइकिल होती है, और ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब इसके बाद हम लोग तो बेसिकली यहाँ पे जो ये फ्लैट वॉर्म है, इसमें एक्चुअली में स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन है, मीन्स कि इसके कुछ सेल्स स्टेम सेल्स की तरह काम करने लगते हैं, इसीलिए इसको स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन कहा जाता है फ्लैट वॉर्म में हो। प्लेनेरिया कैन रीजनरेट कंप्लीट एनिमल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कट लेवल एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ स्मैट AS1279। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें क्या किया गया था कि प्लेनेरिया को कट करके, एक प्लेनेरिया को कट करके इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 279 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और तभी भी देखा उस पार्टिकल्स को एक पार्ट को कहा गया स्मैट AS1/279, उसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, प्लेनेरिया को कट करके 279 पार्ट में कट कर दिया गया था, और उसके एक एक पार्ट का नाम रखा गया था स्मैट AS1/279, उसका नाम रखा गया। तो उसको ये भी एक पार्ट भी पूरी की पूरी बॉडी बनाने में कैपेबल है। तो इतना प्लेनेरिया वैसे ही इतना छोटा ऑर्गेनिज्म, ऊपर से उसके इतने छोटे छोटे पार्ट कट कर दिए गए, लेकिन हर एक छोटा पार्ट एक पूरी बॉडी जनरेट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक छोटा सा पार्ट पूरी की पूरी बॉडी बना सकता है, तो इसका मतलब कि इसके पास स्टेम लाइक कैपेसिटी है, मीन्स की प्लूरिपोटेंट या टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। 20 to 30% ऑफ ऑल सेल्स इन प्लेनेरिया आर नियोब्लास्ट। नियोब्लास्ट सेल्स होती है प्लेनेरिया में, क्या होती है? नियोब्लास्ट सेल्स, और नियोब्लास्ट सेल्स को कहा जाता है स्टेम लाइक सेल्स। प्लेनेरिया में क्या होती है? नियोब्लास्ट सेल्स, जिसको हम लोग स्टेम लाइक सेल्स कहते हैं, और वो कितना परसेंटेज होता है प्लेनेरिया की होल बॉडी का? 20 to 30% सेल्स नियोब्लास्ट होती है। नियोब्लास्ट माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और बहुत सारे सेल्स बनाती है प्रोलिफरेशन करके, और इस तरीके से पूरा का पूरा प्लेनेरिया डेवलप कर सकती है। इवन प्लेनेरिया का कोई भी वुंडेड पार्ट हो, मान लीजिए सपोज प्लेनेरिया में कोई इंजरी हुई, तो वहां पे ये नियोब्लास्ट क्या करते हैं? मूव करते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं नियोब्लास्ट। जैसे कि सैलामेंडर में तो रीजनरेट किए जाते थे, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू में चेंज होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बॉडी में ऑलरेडी पाए जा रहे हैं नियोब्लास्ट 20 to 30%, और जहां जरूरत होती है वहां पे वो माइग्रेट करके अपना काम करते हैं। सपोज प्लेनेरिया में कोई वुंड हो गया, तो वहां पे नियोब्लास्ट माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करके डिवाइड करके उस वुंड को हील कर देंगे। नियोब्लास्ट कैन बिकम एनी सेल ऑफ प्लेनेरिया। नियोब्लास्ट प्लेनेरिया की कोई भी सेल्स बना सकती है, जैसे कि नर्व सेल्स। प्लेनेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं फ्लेम सेल्स, है ना, फ्लेम सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, तो ये कोई भी सेल्स बना सकती हैं। और जो ये रीजनरेशन होता है, एक्चुअली में ये रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब जैसे कि क्या होता है कि वहां पे न्यू पैटर्निंग हो रही है, तो यहाँ पे ये भी हो पाता है। अब जैसे यहाँ बताया कि वुंड हीलिंग हो रही है, तो मीन्स की एपीमॉर्फोलेक्सिस भी शो कर रहा है। तो ये रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे ये प्लेनेरिया का रीजनरेशन दिखाया गया है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कोई भी पार्ट है, अभी बाइसेक्ट किया गया, 2 पार्ट में किया गया, तो इसमें रिमेनिंग पार्ट बना लिया, तो इसके इतने पार्ट किए गए, तो ये वाला पार्ट भी देखो, ये पूरा प्लेनेरिया बना रहा है, ये वाला पार्ट भी प्लेनेरिया बना रहा है, मीन्स कि पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जा रहा है। तो बेसिकली प्लेनेरिया में जो नियोब्लास्ट सेल्स होती है, उनके पास प्लूरिपोटेंट या टोटीपोटेंट वाली कैपेबिलिटी होती है। इसके बाद फिर अगर तो प्लेनेरिया का जो ये मीन्स जो भी रीजनरेशन है, वो कौन कैसे रेगुलेट होता है? रेगुलेट होता है बीएमपी, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, एंड इट्स इनहिबिटर रेगुलेट द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ रीजनरेटिंग सेल्स। बीएमपी सेल्स एक स्मैट पाथवे होता है जिसमें बीएमपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। उस सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू इसको पूरा इसका डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को मीन्स रेगुलेट किया जाता है। डोर्सल रीजन ऑफ
फ्लैट वॉर्म इज डिफाइंड बाय बीएमपी एक्सप्रेशन। प्लेनेरिया का जो डॉर्सल रीजन होता है वो बीएमपी एक्सप्रेशन से डिफाइन होता है। WNT बीटा कैटनिन रेगुलेट द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। डॉर्सल वेंट्रल रीजन में क्या हो जाएगा, बीएमपी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा, मींस कि डॉर्सल में बीएमपी का एक्सप्रेशन होगा, डॉर्सल में बीएमपी का एक्सप्रेशन होगा तो डॉर्सल बन जाएगी, जहां पे एक्सप्रेशन नहीं होगा वहां पे वेंट्रल बन जाएगी। एंटीरियर पोस्टीरियर बनाने के लिए WNT बीटा कैटनिन पाथवे रेगुलेट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर बनाने के लिए। इसमें ज्यादा मत जाइए इसके डिटेल में, बस इतना पाथवे ही आप लोग को याद रहेगा तो भी आप क्वेश्चन ना कर लें। पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ रीजनरेटिव फ्लैट वॉर्म इन पोस्टीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा इसलिए रख दिया गया क्योंकि वो स्टेम लाइक सेल्स हैं। द बीटा कैटनिन इज एक्टिवेटेड। जब एंटीरियर पोस्टीरियर की भी बात करें तो पोस्टीरियर में क्या होता है, बीटा कैटनिन एक्टिवेटेड रहता है। एंड द हेड फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा which beta catenin production is prevented by repressor of WNT signaling। कहने का मतलब ये है कि जो बीटा कैटनिन है, बीटा कैटनिन क्या कर रहा है, पोस्टीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा, जो पोस्टीरियर साइड में ब्लास्टेमा फेस करती हैं, वो क्या करती है, बीटा कैटनिन एक्टिवेट होती है। हेड फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा, जो एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा होती है वहां से क्या होता है, हेड बनता है, जहां पे बीटा कैटनिन के मींस एक्टिवेशन को, प्रोडक्शन को प्रिवेंट किया जाता है रिप्रेसर के थ्रू। तो समझ में क्या आया कि एंटीरियर वाले जो ब्लास्टेमा हैं उनको वहां पे बीटा कैटनिन को इनहिबिट किया जाता है, पोस्टीरियर वाले ब्लास्टेमा में बीटा कैटनिन को एक्टिवेट रखा जाता है। तो चार जो भी पोलैरिटी है, एंटीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल वाले में क्या है, बीएमपी का एक्सप्रेशन हो रहा है, वेंट्रल वाले में नहीं हो रहा है। एंटीरियर पोस्टीरियर में जो पोस्टीरियर वाला साइड है वहां पे क्या हो रहा है, बीटा कैटनिन एक्टिवेट है, और जो एंटीरियर वाला साइड है वहां पे बीटा कैटनिन डीएक्टिवेट है। और इस तरीके से पूरा एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल प्लेनेरिया का बन जाता है। कंडीशन, अ हेड विल फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर ब्लास्टेमा इफ बीटा कैटनिन इज एलिमिनेटेड बाय आरएनए इंटरफेरेंस। एक कंडीशन रखी गई है कि वैसे तो हेड एंटीरियर फेसिंग एरिया में बन रहा है, हेड विल फॉर्म फ्रॉम पोस्टीरियर ब्लास्टेमा इफ बीटा कैटनिन इज एलिमिनेटेड बाय आरएनए इंटरफेरेंस। अगर बीटा कैटनिन को हम किसी भी तरीके से, आरएनए इंटरफेरेंस का काम क्या है कि इनहिबिट करना, बीटा कैटनिन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि पोस्टीरियर ब्लास्टेमा जो कि एंटीरियर ब्लास्टेमा से हेड बनता था, अभी पोस्टीरियर ब्लास्टेमा भी हेड बनाने लगेंगी अगर बीटा कैटनिन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो आपको प्लेनेरिया के केस में क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको रखना है कि इसमें नियोब्लास्ट सेल्स बनते हैं, दूसरा आपको याद रखना है कि बॉडी में ऑलरेडी नियोब्लास्ट सेल्स 20 to 30% पाए जाते हैं, जब जरूरत होती है तो वो उस अकॉर्डिंग अपना माइग्रेट करके काम करते हैं। पहली बात, बॉडी के छोटे छोटे पार्ट को कट कर देंगे तो भी रीजनरेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग मॉर्फोलेक्सिस भी कह सकते हैं। जैसे हाइड्रा में भी क्या होता है कि कट करते हैं, हाइड्रा पूरा रीजनरेट हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर कोई उंडिंग है तो वहां भी नियोब्लास्ट माइग्रेट करके उस पार्ट को फिल कर देते हैं, तो इसका मतलब एपीमॉर्फोसिस भी शो कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस का। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल बनता है। डॉर्सल वेंट्रल के लिए क्या होता है, बीएमपी का एक्सप्रेशन जरूरी होता है। डॉर्सल बनने के लिए डॉर्सल साइड में बीएमपी की एक्सप्रेशन होती है, वेंट्रल साइड में बीएमपी की एक्सप्रेशन नहीं होती। एंटीरियर पोस्टीरियर बनने के लिए पोस्टीरियर साइड में बीटा कैटनिन एक्टिवेट होता है, एंटीरियर साइड में बीटा कैटनिन एक्टिवेट नहीं होता, और इस तरह से ये बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं